तो आपके विश्वविद्यालय में इस समय चीनी विभाग में एक शिक्षक हैं, प्रोफेसर शायद होंगे, प्रोफेसर B.R. दीपक। तो उन्होंने अनुवाद के बारे में अगर बात करें तो मतलब हम पूरे दुनिया के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। चीन के एक अनुवादक जिन्होंने कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और हमारे यहाँ जो दो एपिक हैं महाभारत और रामायण, उसमें से रामायण का अनुवाद किया और वो है जी शेन लिन। चीनी भाषा में उन्होंने किया यहाँ के ग्रंथों का अनुवाद, कुछ का संस्कृत से, कुछ का हिंदी से। तो B.R. दीपक ने उनके बारे में जो एक ग्रंथ लिखा है तकरीबन 700 पेज का, अनुवाद में जिन लोगों की दिलचस्पी है या जो लोग अनुवाद पर अध्ययन करना चाहते हैं उनको वह पुस्तक जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि अनुवाद के कौन कौन से स्वरूप हो सकते हैं, अनुवाद करने में किस तरह की सावधानियां बरती जाएं, अच्छा अनुवाद क्या होता है, बुरा अनुवाद क्या होता है, सामाजिक सरोकार से जुड़ा अनुवाद क्या होता है, इन सारे विषयों पर बहुत विस्तार के साथ उस पुस्तक में लिखा गया है। और वो पुस्तक प्रकाशन संस्थान से छपी है, लेकिन बहुत महंगी है। प्रकाशन संस्थान के ये जो कर्ता धर्ता है यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे चाहूँगा कि वो छात्रों के लायक कोई संस्करण उसका निकालें, थोड़े सस्ते कागज पर छापें, अगर कहीं से सब्सिडी मिल जाए तो बोलें, क्योंकि वो अद्भुत किताब है अनुवाद के बारे में। नवीन जी आप उसको देखिएगा, उस पुस्तक को, क्योंकि अनुवाद पर बहुत सारे छात्र काम कर रहे हैं, इसलिए वो किताब मैंने उससे बहुत गहराई के साथ पढ़ा है, इसलिए हालांकि वो बड़ी मोटी करीब 700 पेज की है, लेकिन बहुत अच्छी किताब है। तो खैर, अब देखिए मैं टुकड़े टुकड़े में ही बात करूंगा, उसको आप लोग जोड़ लीजिएगा। मुझे कोई ऐसा अनुभव नहीं है कि एक मतलब क्लास में लेक्चर उच्चर देने का कि एक तरह से मैं देता जाऊँ। अब आज का विषय में हमारे लिखा गया है अफ्रीकी साहित्य के विशिष्ट अनुवादक एवं वरिष्ठ पत्रकार। तो मैंने तकरीबन 30, 35 या 40 में हो सकता है किताबें, अनुवाद, संपादन और मूल लेखन मिला करके वहाँ करीब 35-37 किताबें हैं। तो वो लिस्ट रखनी पड़ती है, पता नहीं, याद नहीं रहता है कौन सी। तो इसमें इन 37 किताबों में 10 किताबें अफ्रीका से संबंधित हैं। तो ये जो 10 किताबें अफ्रीका से संबंधित हैं, तो अगर मेरे बारे में ये कहा जाता है कि अफ्रीकी साहित्य के बारे में विशेष दिलचस्पी थी, तो वो गलत नहीं है। और बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं कि अफ्रीका को ही आपने क्यों चुना अनुवाद के लिए। पहले तो अफ्रीका में मेरी दिलचस्पी क्यों हुई, बहुत संक्षेप में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जिस समय मैं इंजीनियरिंग का छात्र था, गोरखपुर में रहता था और वहाँ एक दुकान थी पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस। तो पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस में मॉस्को से छपी हुई तमाम पुस्तकें होती थीं, और मैं चूँकि साहित्यिक रुचि बचपन से हो गई थी, तो उपन्यासों की तलाश में जाया था। वहाँ दास्तोवस्की, तुर्गनेव, गोर्की, इन लोगों के उपन्यास जो है बहुत सस्ते दामों में मिल जाते थे। तो
तो उन्हीं दिनों मुझे एक पुस्तक मिली जो पैट्रिस लुमुम्बा के बारे में थी। पैट्रिस लुमुम्बा कांगो के नेता थे, ब्लैक लीडर। कांगो बेल्जियम की कॉलोनी था और पैट्रिस लुमुम्बा आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। वहां इलेक्शंस हुए, उसमें पैट्रिस लुमुम्बा की फ्रीडम पार्टी चुनाव जीत गई और उनको प्रधानमंत्री बनाया जाना था। प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो भी संविधान के अनुसार था, मतलब सर्वोच्च पद पर, और वो उस पर नियुक्त भी हुए, लेकिन किसी साजिश के तहत साम्राज्यवादियों ने उनको गिरफ्तार कर लिया और उनकी हत्या कर दी। तो पैट्रिस लुमुम्बा जिस समय जेल में बंद थे, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव उस समय थे डैग हैमरशोल्ड। तो डैग हैमरशोल्ड को उन्होंने पत्र लिखा था और उन पत्रों का एक छोटा सा संकलन था जिसमें पैट्रिस लुमुम्बा ने बताया था, कहा था कि मेरी हत्या की जा सकती है और संयुक्त राष्ट्र को दखल देना चाहिए। उस समय बाइपोलर वर्ल्ड था, द्विध्रुवी, यानी एक धुरी पर अमेरिका था, एक धुरी पर रूस था और एक दोनों के बीच जबरदस्त प्रतिद्वंदिता चल रही थी। पैट्रिस लुमुम्बा कोई कम्युनिस्ट नहीं थे, एक डेमोक्रेटिक व्यक्ति थे, लेकिन साम्राज्यवाद के खिलाफ थे और उस समय जो भी साम्राज्यवाद के खिलाफ होता था वो अमेरिका की निगाह में उसे कम्युनिस्ट मान लिया जाता था कि अगर ये साम्राज्यवाद के खिलाफ है, निश्चित रूप से कम्युनिस्ट है। वो साम्राज्यवाद के खिलाफ थे, जनता के बीच शोषण के खिलाफ थे नेचुरली, और जनपक्षधर उनकी राजनीति थी जो मोटे तौर पर कम्युनिस्टों के करीब जा सकती थी, लेकिन किसी भी तरह से वो कम्युनिस्ट नहीं थे। उन्होंने अपने वक्तव्यों में भी बताया था कभी कम्युनिस्ट नहीं थे, लेकिन उनकी हत्या हो गई। तो मुझे बहुत हैरानी हुई कि जो व्यक्ति बता रहा है कि मेरी हत्या हो सकती है और संयुक्त राष्ट्र बचा नहीं पाया इतना सब, इतनी चेतावनी के बावजूद, तो वहां से अफ्रीका की खिड़की मेरे लिए खुल गई और मैं धीरे धीरे अफ्रीका की राजनीति और अफ्रीका के साहित्य के बारे में अध्ययन करने लगा। और उस अध्ययन के क्रम में मुझे लगा कि हम लोग जो तमाम यूरोप का साहित्य देखते हैं, एक्चुअली कई सारी बातें धीरे धीरे जो उस समय परिभाषित नहीं हो रही थी, जो बातें दिमाग में चल रही थी उन्हें मैं परिभाषित नहीं कर सकता था कि ये क्या सोच के मैं कर रहा हूँ, लेकिन आगे जाकर के उसको मैंने जब परिभाषित किया तो शायद दिमाग में कहीं रहा हो कि यह जो मानसिकता हमारी बनी हुई है यूरोसेंट्रिक होने की, उसको छोड़ा जाए और आगे बड़े होने पर अध्ययन करने पर लगा कि ये जो कोलोनाइजेशन हमारे माइंड का हुआ है, शायद उसके खिलाफ इन चीजों को पढ़ने के बाद कोई उथल पुथल चल रहा था, यानी हाउ टू डीकोलोनाइज आवर माइंड। सारा मुद्दा यहाँ आकर के हो गया था और माइंड के डीकोलोनाइजेशन, चूंकि हम 200 साल तक ब्रिटेन के गुलाम रहे हैं, तो हमारी पूरी सोच एक कॉलोनियल हो गई और इसका कभी हमारी तरफ से कोई आज़ादी मिलने के बाद भी, राजनीतिक आज़ादी जो 1947 में मिली, उसके बाद भी कभी सचेत प्रयास हमारी तरफ से नहीं हुआ डीकोलोनाइज करने का अपने माइंड को। ये प्रयास तो नहीं ही हुआ, उल्टे 1990 में जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो हमारा रिकोलोनाइजेशन हो गया हमारे पूरे माइंड का।
एक तो हम पहले से ही कोलोनाइज मानसिकता से थे, वो हम डीकोलोनाइज हो भी नहीं पाए, ऊपर से ये रीकोलोनाइजेशन, मतलब जैसे करेला और वो भी नींद पर चढ़ गया, ऐसी हालत हो गई। तो मुझे लगता था कि ये जो साहित्य है तीसरी दुनिया के देशों का, और खासतौर से अफ्रीका का साहित्य, अफ्रीका के साहित्य को जब हम पढ़ते थे तो एक उसके साथ तादाद में स्थापित होता था। हम आइडेंटिफाई कर लेते थे उनके कैरेक्टर्स के साथ बहुत सारे उसको, क्योंकि उनकी स्थितियां हमारी स्थितियां काफ़ी हद तक मिलती जुलती थी। हमारा देश भी कृषि प्रधान, अफ्रीका के सारे देश भी लगभग कृषि प्रधान थे। हम भी कॉलोनियल औपनिवेशिक गुलामी को झेल चुके थे, वो भी झेल चुके थे। और खैर उन्होंने तो बहुत ज़्यादा, अफ्रीका में तकरीबन 54 देश हैं। और आज मई दिवस है ना, आज मई दिवस है 1886 या 85, शिकागो 86, 1886 में शिकागो में ये मतलब मजदूरों का जो आंदोलन हुआ था, ये भी बहुत महत्वपूर्ण दिन था। मुझे अभी अचानक इसलिए याद आया कि अफ्रीका के कोलोनाइजेशन की बात जो मैं बता रहा था, तो क्या इत्तेफाक है, एक तरफ इतना बड़ा संघर्ष चला 1886 में, और 1885 में दुनिया के 6-7 साम्राज्यवादी देश पूरे अफ्रीका महाद्वीप को बांटने में लगे थे अपने हिस्से में, बर्लिन में बैठ करके। उन्होंने बल्कि एक तरह समझ लिया कि अफ्रीका का नक्शा टेबल पर जैसे बिछा लिया हो और कर दिया कि ये हमारा, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा। और ये देश कौन थे? ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, पुर्तगाल, बेल्जियम, स्पेन, और एक देश को छूट रहा है, जर्मनी। 7 देशों ने, और इसमें सबसे बड़ा हिस्सा मिला ब्रिटेन को और फ्रांस को। ये आप अफ्रीका का नक्शा अगर उठाएंगे तो सहारा डेजर्ट से नीचे जो है, सहारा डेजर्ट से नीचे, और नक्शे में नीचे आएंगे जहां से दक्षिण अफ्रीका शुरू होता है, वहीं एक जाम्बेजी नदी बहती है। तो सहारा मरुस्थल से नीचे जाम्बेजी नदी के बीच वाला जितना हिस्सा था, वो सारा इन लोगों ने आपस में बांट लिया। और ये केन्या, नाइजीरिया, उगांडा, ये मलावी, ये सारे देश ब्रिटेन के उसमें गए। और पश्चिम अफ्रीका के बहुत सारे देश जो है, आइवरी कोस्ट, सेनेगल, टोगो, ये सब देश जो है फ्रांस के हिस्से में गए। अंगोला, मोजाम्बिक और गिनी बिसाऊ, ये 3 देश जो थे पुर्तगाल ने ले लिए। इस तरह से बहुत एक इसको इतिहास में कहा गया स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका, अफ्रीका की लूट खसोट, अगर आप बहुत उसको हिंदी में कहें तो ये स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका था साम्राज्यवादी देशों द्वारा। तो मैंने देखा कि केन्या, नाइजीरिया, उगांडा, ये जितने भी ब्रिटिश उपनिवेश थे, उनकी बहुत सारी स्थितियां हमारी स्थितियों से मिलती जुलती रही हैं, क्योंकि हम भी ब्रिटिश उपनिवेश थे। यहाँ तक कि केन्या में मैं गया रेलवे स्टेशन, वहाँ नैरोबी के देखने के लिए कि कैसा है, तो सब कुछ लग रहा था जैसे मैं गोरखपुर के रेलवे स्टेशन पर घूम रहा हूँ। और वहाँ की रेलवे कॉलोनी देखने गया, हूबहू वैसे ही सारे क्वार्टर और सब कुछ बने हुए थे जैसे गोरखपुर की रेलवे कॉलोनी थी। तो बहुत सारी चीज़ें मिलती जुलती रही हैं, वो चाहे नाइजीरिया हो या केन्या हो या उगांडा हो और या मलावी हो, इन लोगों के ये देश जो है, कम से कम 2 देशों में तो मैंने ऐसा देखा, नाइजीरिया और केन्या में। तो इनके साहित्य ने बहुत प्रभावित किया। जैसे नाइजीरिया के लेखक हैं चिनुआ अचेबे,
और या वोले सोयिंका, जिनको नोबेल प्राइज मिला वोले सोयिंका को। तो चिन्मय अचेबे के जितने उपन्यास हैं, नो लॉन्गर इट इज, थिंग्स फॉल अपार्ट, ए मैन ऑफ द पीपुल, एरो ऑफ गॉड, 4 ऐसे उपन्यास हैं जो धड़ाधड़ लिखे गए थे और काफी चर्चित भी हुए थे। तो इन उपन्यासों को अगर आप पढ़ें तो वहाँ का पूरा जनजीवन ऐसा लगता है जैसे भारत के किसी गांव का जनजीवन है। चौपाल में बैठ के लोग जिस तरह से बातचीत करते हैं उसी तरह वहाँ के लोग बातचीत कर रहे हैं और सारा कुछ मिलता जुलता है। केवल एक चीज है जो केन्या में भी नाइजीरिया में भी नहीं उस तरह मिलती कि क्रिश्चियनिटी का जो दबदबा था वो यहाँ उस तरह से नहीं दिखाई दी। बाकी सब चीजें वैसे ही मिलती जुलती थे। उस पर तो केन्या के एक विचारक ने कहा भी था, हालांकि लोग कहते हैं कि वो जोमो केन्याट्टा का कथन है, लेकिन जोमो केन्याट्टा का कथन नहीं है, किसी और का कथन है कि जब अंग्रेज आए हमारे यहाँ तो उनके हाथ में बाइबिल थी और हमारे पास जमीन थी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद हमारे हाथ में बाइबिल आ गई, उनके पास हमारी सारी जमीन चली गई। तो इससे पता चलता है कि किस तरह से उपनिवेशवादियों ने काम किया है। तो ये सब सोच करके मेरे दिमाग में आया कि वहाँ के साहित्य को हिंदी में मैंने देखा कि हिंदी में स्टीफन ज्विग और यूरोप के बहुत सारे लेखकों के बहुत सारे अनुवाद उपलब्ध थे, लेकिन किसी भी अफ्रीकी लेखक का उपन्यास मैंने हिंदी में नहीं देखा था। जब मैंने हिंदी में अफ्रीकी साहित्य पर लिखना शुरू किया तो आलोचना पत्रिका है जो नामवर सिंह संपादित कर रहे थे उन दिनों, और 1970 में मैंने पहला लेख अफ्रीकी कथा साहित्य पर लिखा। और वो बहुत लंबा लेख था, करीब 6-7 हजार शब्दों का था। अफ्रीकी कथा साहित्य की आधुनिक प्रवृत्तियाँ इस पर। तो नामवर जी ने कहा कि कोई तो लिखता ही नहीं है अफ्रीका पर, और तुमने इतना लंबा लेख लिख दिया। हमने कहा देखिए कहता है। तो वो लेख काफी लोगों ने पसंद किया था, और उसके जरिए अफ्रीकी साहित्य का मैंने तो उस समय बहुत गंभीरता के साथ लोग आलोचना पत्रिका पढ़ते थे। अब पता नहीं कितनी गंभीरता है, मैं खुद भी नहीं कभी पढ़ पाता है इसमें। लेकिन उस लेख को लोगों ने पढ़ा और लोगों के अंदर एक दिलचस्पी पैदा हुई। फिर मैंने भी जब देखा कि लोगों की दिलचस्पी है तो मैंने अफ्रीका पर लिखना शुरू किया, और अफ्रीकी साहित्य में से भी उस साहित्य को ढूंढ करके निकालना शुरू किया जिसकी प्रासंगिकता हमारे पाठकों को, हिंदी के पाठकों को, अगर वह प्रासंगिकता नहीं है, अगर बहुत जटिल विषय है जिसका जैसे है उनके ट्राइबलिज्म पर भी कुछ उपन्यास हैं, उस तरह का ट्राइबलिज्म के साथ हम तालमेल नहीं बैठा पाते, तो उनको मैंने किनारे कर दिया। उन्हीं रचनाओं को मैंने चुना, उन्हीं कृतियों को चुना जो भारत का पाठक जो है, हिंदी का पाठक जो है, जिसके साथ अपना तालमेल स्थापित करते हैं। इसी तरह वहाँ केन्या के गुगीवा थंगो जो उपन्यासकार तो अच्छे नहीं हैं, बहुत अच्छे विचारक भी हैं, आप सब लोग जानते ही हैं। उनकी भाषा और संस्कृति के बारे में उनके जो विचार हैं, उनको पढ़ते समय हमेशा ये लगता है जैसे भारत के बारे में कोई लिख रहा हो। और उनका जो उपन्यास है जो मैंने अनुवाद किया, पेटल्स ऑफ ब्लड, खून की पंखुड़ियाँ के नाम से, वैसे उनके जितने भी उपन्यास हैं उस सबकी पृष्ठभूमि में किसान आंदोलन किसी न किसी रूप में मौजूद है, क्योंकि माओ माओ आंदोलन के नाम से केन्या में एक बहुत जबरदस्त किसान आंदोलन हुआ था जिसने
ब्रिटिश उपनिवेशवादियों को बिला दिया था। और जैसे हमारे यहाँ शहीद भगत सिंह थे, वैसे ही उनके एक लीडर थे, शहीद भगत सिंह को नहीं, जैसे बिरसा मुंडा को हम याद करते हैं, उसी तरह से उनके यहाँ के एक जुझारू किसान नेता थे देदान की माथी। तो देदान की माथी पर एक नाटक भी लिखा है नुगुगी वाक्यांगो ने, और द रिटर्न ऑफ देदान की माथी। तो नुगुगी के उपन्यासों में किसान आंदोलन केंद्र में मिलता है, बराबर आप देखेंगे। और वो माओ आंदोलन और पेरोसा ब्लड में भी आपको मिलेगा कि जो लोग अंग्रेजों को भगाने के आंदोलन में शहीद हुए, जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, आज़ादी मिलने के बाद वो वहीं के वहीं पड़े रह गए। और जो लोग उस समय अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे, वो मंत्री बन गए और बड़े बड़े पदों पर चले गए। तो ये सारी चीज़ें ऐसी थी कि भारत की तस्वीर इसमें दिखाई देती थी। जो तो इसलिए मैंने जैसे ही पढ़ा ये किताब पेरोसा ब्लड 70s में छपी थी, अर्ली 70s में, उस समय कंप्यूटर नहीं थे, मैंने उसका वो शुरू कर दिया ट्रांसलेशन। मैंने सोची इस किताब को जरूर हिंदी में आना चाहिए, लोगों को पढ़ना चाहिए, तो अद्भुत किताब है। और मैं हाथ से नहीं लिखता हूँ, बहुत कम लिखता हूँ, मैं सीधे डिक्टेशन देता हूँ, टेक्स्ट सामने रख करके, और टाइपराइटर बन गया उस पर। तो उन दिनों टाइपराइटर ही था, तो टाइपराइटर को वो डिक्टेशन देते हुए मैंने करीब 30 पेज करा दिए, और 30 पेज करा दिए। उसके बाद फिर और कामों में लग गया, फिर वो किताब रह गई 70s में, जो मैंने शुरू किया था। फिर 2018 में शायद ये है, हाँ 18 या 17 में उन्होंने कहा, बातचीत हुई गार्गी प्रकाशन के दिगंबर से, तो उन्होंने कहा कि आप इस उपन्यास को अगर करते हैं। हमने कहा कर तो रहा था मैं, लेकिन अब पता नहीं कहाँ है वो पेज। तो खैर मैंने बहुत ढूंढा तो टाइपराइटर से टाइप किए हुए पेज मिल गए, करीब 20-25 पेज थे। वो मैंने रख दिए, क्योंकि मैं नए सिरे से करने लगा था, बहुत बाद में वो मिले। आश्चर्य की बात यह है कि उस समय जब मैंने अपना इधर का अनुवाद पढ़ा और वो पेज जो मिल गए थे, जो गायब थे कहीं, उनको पढ़ा, तो मुझे हैरानी हुई कि ये एक ही व्यक्ति ने दोनों अनुवाद किए हैं। वो अनुवाद बहुत ही अच्छा था जो 15 साल पहले मैंने किया था, और इधर जो किया था वो अनुवाद उतना अच्छा नहीं लगा। तो और दोनों मैंने ही किया था। खैर मैंने वो बदल दिया, उस अनुवाद को, पुराने वाले को ही रख लिया। लेकिन इससे मैंने सोचा ऐसा क्यों हुआ। मुझे लगता है ऐसा इसलिए हुआ कि जब मैंने पहली बार उस उपन्यास को पढ़ा तो मैं इतना ज़्यादा चार्ज था उस उपन्यास को पढ़ करके कि वो तुरंत मैंने उसका अनुवाद करना शुरू कर दिया था। वो अनुवाद में भी वैसी ही मतलब तेजी और जितना चार्ज मैं था, वो सारी की रिफ्लेक्शन, उसका अभिव्यक्ति उस अनुवाद में हो रही थी। तो मतलब ये मैं थोड़ा क्षेपण के तौर पर मैंने इस बात को बता दिया विषयांत होते हुए कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही चीज जो अनुवाद मैं कर रहा हूँ, कुछ दिन पहले जो किया था किसी खास मनस्थिति में किया गया अनुवाद और किसी अलग मनस्थिति में किया, कितना फर्क हो जाता है। तो ये तो अफ्रीका के संदर्भ में मैं ये बातें बता रहा हूँ। इसी तरह अफ्रीकी कहानियों का भी जो अनुवाद किया, हाँ उसमें मैंने अफ्रीकी कहानियों का जो संकलन मेरा है, अगर आप में से किसी को मिला होगा तो आप देखिएगा कि हर कहानी से पहले मैंने उस देश की सांस्कृतिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि के बारे में लिखा है। वो जो पूरा सिनेरियो है उस देश का, कल्चरल और पॉलिटिकल सिनेरियो, उसकी जानकारी दी है और फिर वो कहानी दी है। और मैं ये मानता हूँ, मेरा ये मानना है कि भारत में भी अगर आप
तमिल कहानियों का अनुवाद कर रहे हों, मलयालम का अनुवाद कर रहे हों, कोई भारतीय भाषा की कहानियों का अगर संकलन छप रहा हो, तो अनुवादक को चाहिए प्रकाशक से बातचीत करके कि भाई या तो अनुवादक खुद लिखे या किसी से लिखवाए कि अगर तमिल कहानियाँ हैं तो तमिल के सांस्कृतिक जीवन के बारे में एक अगर टिप्पणी दे तो उससे कहानी की संप्रेषणीयता बढ़ जाती है, कम्युनिकेशन वो ज़्यादा सरल हो जाता है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। दक्षिण अफ्रीका में जब रंगभेद नीति थी, सरकारी नीति, अपार्थाइड जिसको कहते हैं, तो 11 बजे रात में एक सायरन बजता था, और जब सायरन बजता था तो जितने भी ब्लैक्स थे उनको तुरंत सड़क से कहीं जाके छिप जाना होता था। मतलब फिर व्हाइट की पुलिस आएगी सड़क पर तो एक भी ब्लैक दिखाई नहीं देना चाहिए, अगर दिखाई देगा तो उसे जेल में डाल देंगे। तो सायरन बजते ही वो पहले तो कोशिश वो करते थे कि 11 बजे से पहले अपने घर लौट जाएं, लेकिन नहीं लौट सके तो सायरन बजते ही वो करते थे। तो अब डेनिस ब्रूटस की कविताएं हैं। एक कविता संकलन का तो शीर्षक ही है साइलेंस, नकल्स एंड बूट्स, लेकिन और भी बहुत सारी कविताएं हैं, बहुत सारे कवियों को जिसमें सायरन की आवाज आती है और एक दहशत सी होती है। तो ठीक है, आप अगर अनुवाद कर रहे हैं तो सायरन की आवाज से जो दहशत पैदा हो रही है वो आपने अनुवाद कर दिया, और जो पाठक है उसने पढ़ भी लिया, काफी कुछ संप्रेषित भी हो गया, वह दहशत संप्रेषित हो गई। लेकिन अगर उसको यह पृष्ठभूमि पता हो कि सायरन बजने का वहां क्या मतलब होता था, तो शायद उस कविता की संप्रेषणीयता और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए जहां तक संभव हो कि जिस देश की कविताएं खास तौर पर, कविताओं में बहुत बारीकी और बहुत सूक्ष्म ढंग से बातें कही जाती हैं, आप अनुवाद कर रहे हो तो उसका एक सिनेरियो जो है कल्चरल और पॉलिटिकल भी अगर दे सकें तो पाठक के लिए संप्रेषणीयता होगी। तो ये जो उपनिवेश वाले देश थे, इनकी रचनाओं को का अनुवाद करने में ये बात मेरे दिमाग में चल रही थी। बस एक बात और कहूँगा, उसके बाद आप लोग सवाल अगर कर सकेंगे तो अच्छा रहेगा, मैं जवाब दूंगा। दक्षिण अफ्रीका के बारे में मैं बात करके अपने खत्म। दक्षिण अफ्रीका पर हमने बहुत लिखा। नेल्सन मंडेला जब अभी जेल में 7 साल उन्होंने बिताए थे, उस समय मेरा पहला आर्टिकल छपा था नेल्सन मंडेला पर, और उस समय संपादकों को, बहुत सारे संपादकों को ये भी नहीं पता था कि नेल्सन मंडेला किसी देश का नाम है या किसी व्यक्ति का नाम है। और वो 27 साल तक जेल में रहे, तो 27 साल में निरंतर लिखता रहा। मैं मूलतः पत्रकार हूँ। 1966 में मैंने पत्रकारिता की शुरुआत की थी, और पत्रकार के रूप में ही मैंने बहुत सारी रिपोर्टिंग की है। जैसे बताया अभी हमारे साथी ने कि दक्षिण अफ्रीका के इलेक्शन की रिपोर्टिंग मैंने जनसत्ता के लिए की थी, वहाँ 1 महीने रह करके। तो हिंदी का और कोई पत्रकार नहीं था मेरे अलावा, अंग्रेजी का भी कोई नहीं था। लेकिन हुआ जब जनसत्ता में लीड छपने लगा, 1-2 दिन छपा, तो कुछ अंग्रेजी के पत्रकारों, अखबार के मालिकों को शर्म लगी होगी कि हिंदी का आदमी तो चला गया, अंग्रेजी का कोई गया नहीं। तो हिंदू से एक सज्जन को भेजा गया था हमारे जाने के 1 हफ्ते बाद। मलयालम से जरूर 2-3 लोग थे, मलयालम वहाँ दक्षिण अफ्रीका में। तो दक्षिण अफ्रीका के साहित्य में मेरी दिलचस्पी क्यों पैदा हुई, ये बता करके मैं अपनी बात खत्म करूँगा। क्योंकि दक्षिण अफ्रीका का इतिहास तो मैं नहीं बताने जा रहा हूँ, वो बहुत ही दिलचस्प, कभी उस पर तो पूरा एक सेशन हो सकता है। लेकिन ये मैं जरूर बताना चाहता हूँ कि दक्षिण अफ्रीका में 1948 में रंगभेद नीति को ऑफिशियल पॉलिसी बनाया वहाँ की सरकार ने, और वो नेशनलिस्ट पार्टी की सरकार थी। राष्ट्रपति थे फोरवुड
जिनके नाम की स्पेलिंग आप लिखेंगे तो वोरवर्ड होगा, VOERWRD, लेकिन उच्चारण है फॉरवुड। तो वो राष्ट्रपति थे फॉरवुड, उन्होंने ऑफिशियल पॉलिसी एपार्थाइड की बनाया। एपार्थाइड में रंग भेद नहीं थी, काले और गोरे के बीच जो भेदभाव है वो। मुझे लगा कि वहाँ की रंग भेद नीति के बारे में यहाँ के लोगों को जानकारी तो दी जाए, लेकिन साथ ही ये बताया जाए कि हमारे यहाँ जो रंग भेद नीति है वो तो दक्षिण अफ्रीका से भी कहीं गुजरी है। हम दक्षिण अफ्रीका के बायकॉट करने की बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। हमने सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका का बायकॉट किया संयुक्त राष्ट्र में, और संयुक्त राष्ट्र में हम कालों के अधिकार के लिए संघर्ष करते रहे ऑफिशियली भारत सरकार। लेकिन हमारे यहाँ की जो वर्ण व्यवस्था है, दुनिया में किसी भी देश में इतनी घृणित वर्ण व्यवस्था नहीं है। कोई भी व्यवस्था ऐसी नहीं है जिसमें लेबर रूम में ही, प्रसूति गृह में ही कोई बच्चा पैदा हो और उसे अछूत घोषित कर दिया जाए। ये दुनिया में कहीं नहीं है। और इसके रेमिफिकेशंस क्या हैं, किस तरह से जो फासिस्ट सत्ताएं अपने को सत्ता में बनाए रखने के लिए या तानाशाह शासक जो हैं इस वर्ण व्यवस्था का सहारा लेते रहे हैं, अतीत से लेकर के आज की तारीख तक, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। दक्षिण अफ्रीका में ब्लैक्स के साथ बहुत भेदभाव था, लेकिन व्हाइट्स के घरों में जाकर के ब्लैक मेड्स किचन में खाना बनाती थी, उनके लिए नाश्ता तैयार करती थी, बर्तन मलती थी, उनके बच्चों को मतलब आया के तौर पर वो ले जाती थी। लेकिन भारत में आप कल्पना नहीं कर सकते कि किसी दलित को आप अपने किचन में खाना बनाने के लिए रखते हैं। तो मैंने ये देखा कि यह तो इतनी घृणित व्यवस्था तो कहीं है ही नहीं है। इसलिए दक्षिण अफ्रीका के उपन्यासों को जो लोग संघर्ष कर रहे थे, और कुछ ऐसा संजोग भी होता गया कि दक्षिण अफ्रीका के लेखकों से बातचीत करने का मौका मिलता गया। जैसे 1970 में एफ्रो एशियन राइटर्स कॉन्फ्रेंस यहाँ दिल्ली में हुआ था। उसमें साउथ अफ्रीका से एलेक्स लगुमा आए थे, उनको लोटस प्राइज दिया गया था। तो साउथ अफ्रीका से एलेक्स लगुमा आए थे और जिनमान चाहता था कि एलेक्स लगुमा का इंटरव्यू हो, क्योंकि एलेक्स लगुमा के उस समय तक 3 उपन्यास छप चुके थे और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति उनको मिल चुकी थी। साउथ अफ्रीका में तो रहते नहीं थे, एक्साइल में थे, वो लोग लंदन में थे। रघुवीर साहब जो संपादक थे, उन्होंने प्रयाग शुक्ल जी से कहा कि आप एलेक्स लगुमा का इंटरव्यू कर दें। अब प्रयाग शुक्ल के सामने बड़ी दिक्कत हुई कि एलेक्स लगुमा को तो उन्होंने नाम ही नहीं सुना था, तो कोई रचना भी नहीं पड़ी थी, तो इंटरव्यू कैसे करें। तो उन्होंने अपनी दिक्कत मंगलेश डबराल को बताई। अच्छा, हम लोग रोज शाम को काफी हाउस में मोहन सिंह प्लेस में बैठते थे, मंगलेश, दिनेश, प्रभाती, ये और बहुत सारे लोग। तो मैं दिन भर पढ़ता था अफ्रीकी साहित्य और फिर शाम को इन लोगों के साथ शेयर करता था, नोट्स लेता था और शाम को इन लोगों के साथ। तो मंगलेश ने सोचा कि हो सकता है कि आनंद को कुछ पता हो एलेक्स लगुमा के बारे में, तो बात करते हैं। तो प्रयाग शुक्ल से कहा कि आप शाम को आ जाइए, आनंद से बात करते हैं। तो मंगलेश ने मुझसे पूछे कि सुनो यार, तुम एलेक्स लगुमा के बारे में जानते हो? हमने कहा हाँ, खूब जानता हूँ। कहा कैसे? तो हमने 2-3 उपन्यास जो मैं उनका पढ़ चुका था, मैंने बताया कि ये है, और मैंने तो उन पर नोट्स भी बोल दिए हैं। तो प्रयाग जी भी थे, तो प्रयाग जी ने कहा कि आप वो नोट्स लेकर के कल दिनमान कार्यालय आ सकते हैं। मैंने कहा कि आ जाऊँगा। तो मैंने वो सब नोट्स लेकर के मैं, अच्छा वो जो नोट्स थे
वो गोरखपुर के थे, गोरखपुर में मैंने वो लिए थे एलेक्स लगूंगा पढ़ना, तो वो ले करके मैं गया। अच्छा, तो प्रयाग की जब लेके मुझे रघुवीर साहब के पास गए, और ये मेरी पहली मुलाकात थी रघुवीर साहब से, या दिनमान के दफ्तर में जाने का मेरा पहला अवसर था, जबकि गोरखपुर से कुछ ही महीने पहले मैं आया था यहाँ फ्रीलांसिंग करने के लिए। और उस समय पता नहीं आप लोगों को दिनमान चूँकि काफ़ी पहले बंद हो गया, आप लोगों को देखने का मौका नहीं मिला होगा, लेकिन दिनमान एक ऐसी पत्रिका थी जिसको हर कोई पढ़ना, हर कोई उसमें छपना चाहता था। और इसकी शुरुआत की थी अज्ञेय जी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, हिंदी के बड़े कवि अज्ञेय जी थे, और उन्होंने शुरुआत की थी साहित्यकारों में से बिल्कुल प्रेम लोगों को लेकर के उन्होंने संपादक मंडल बनाया था। और फिर बाद में रघुवीर साहब ने भी उसी तेवर के साथ उसका संपादन किया। और सबकी इच्छा होती थी कि दिनमान में किसी का पत्र भी छप जाता था ना, तो उसको वो बिल्कुल बहुत सुरक्षित रखता था लोगों को दिखाने के लिए कि दिनमान में ये मेरा पाठकों के पत्र वाले में पत्र छपा है। तो जब हम रघुवीर साहब के पास गए, वो फाइल लेकर के गए, तो रघुवीर साहब ने फाइल के पन्ने पलटे और फिर वो ऐसे करके बैठ गए, और उन्होंने कहा कि मैं तो हैरान हूं। तो उनसे प्रयाग शुक्र से कहा कि मैं हैरान हूं कि विदेशी साहित्य के बारे में मेरी इतनी दिलचस्पी है, फिर भी मैं कभी अफ्रीकी लेखकों के बारे में इतना नहीं जान सका। उसमें मेरे अलेक्स लगुमा और नुगुकी और वोले सोयिंका तीनों पर नोट्स थे अलग अलग, इतनी मोटी फाइल थी। और ये गोरखपुर में रहते हुए इस नौजवान ने कैसे इतना सब काम कर लिया। तो मैंने कहा कि मैंने बताया कि नहीं, मेरी दिलचस्पी थी। तो उन्होंने कहा कि फिर ऐसा है कि अलेक्स लगुमा का इंटरव्यू आप करेंगे। तो फिर उन्होंने, मैंने कहा कि ठीक है, मैं कर दूंगा। तो जब बाहर हम आए तो प्रयाग जी ने हमसे धीरे से कहा कि आनंद जी, आपके साथ मैं भी चल सकता हूँ। हमने कहा अरे बिल्कुल, आप क्यों नहीं चलेंगे। तो प्रयाग जी भी साथ गए। वो इंटरव्यू मेरा छपा, कवर स्टोरी, दिनमान की वो कवर स्टोरी थी। तो मेरी पहली ही रचना दिनमान की कवर स्टोरी बन गई, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, और मेरे परिचितों के लिए भी बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उन दिनों इतनी एशिया और सनियों में सब लोग बहुत खुश हुए मेरी रचना उसमें छपे देख के। और सबसे बड़ी बात देखिए, आज का अगर कोई संपादक होता ना, तो मेरा प्रवेश ही वर्जित कर देता अपने कार्यालय में, क्योंकि संपादक से ज्यादा मैं जान रहा था ना। तो वो संपादक इतनी, आज के संपादक इतनी हीन ग्रंथ से ग्रस्त हैं कि वो ज्यादा पढ़े लिखे, ज्यादा समझदार लोगों को अंदर ही नहीं आने देना चाहते। केवल साहित्य में नहीं, राजनीति में सब जगह यही चल रहा है कि अगर आप ज्यादा जानकार हो, या तो अपनी जानकारी छिपाए रहिए, लेकिन अगर आपने प्रकट किया तो आपका पता कट जाता है। तो स्थिति ये थी कि उसके बाद से फिर साहिब जी ने मुझे बुलाया और उन्होंने पूछा कि क्या आप राजनीति पर भी लिख सकते हैं अफ्रीका के। हमने कहा हाँ, क्यों नहीं। तो फिर 70 से 75 तक नियमित तौर से मैं, जब तक इमरजेंसी नहीं लगी, दिनमान में लिखता रहा अफ्रीका की राजनीति है। तो दक्षिण अफ्रीका के साहित्य के बारे में मैंने क्यों दिलचस्पी ली, उसकी मैंने आपको ये जानकारी दे दी। और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उसके पीछे मूल बात यही थी कि वहाँ की रंगभेद नीति से मैं बहुत, रंगभेद नीति का जब तुलनात्मक अध्ययन भारत में जो दलितों के साथ हो रहा अन्याय देखा, तो उससे लगा कि ये तो कई गुना ज़्यादा, इस पर भी लिखा जाना चाहिए। इसलिए मैंने जो पहली किताब लिखी थी दक्षिण अफ्रीका पर, गोरे आतंक के खिलाफ काली चेतना, वो उपलब्ध नहीं है, वो नीला प्रकाशन ने छापी थी। तो उसकी भूमिका में मैंने इस बात को लिखा है, यहाँ की वर्ण व्यवस्था से उनकी रंगभेद नीति की तुलना करते हुए। तो यही मेरी
यात्रा और मेरे सरोकार और मेरे लेखन के पीछे जो प्रेरणाएं रही हैं, ये रही हैं, से जुड़े हुए अगर आपको कुछ सवाल करने हो तो करें। आप लोगों ने ताली नहीं बजाई।